Hello guys, Assalamu alaikum. Hope you all are fine and well. Our today's topic is a comparison of all three constitutions of Pakistan 1956, 1962 and 1973 जो कि आज तक चल रहा है till date. ठीक है, तो ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही कंसाइज है और एक कैप्सूल स्टडीज़ हैं जो कि आप अगर इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लें या इसे आप सुन लें जस्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने में। और ये आपको हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स, फिर आप हेल्प आउट करेगा आपको पॉलिटिकल साइंस में, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। तो बहुत सारे बाकी मज़ामीन हैं जो कि आपको जिनमें आपको मदद मिलेगी ये लेक्चर सुनने के बाद। ये शॉर्टेस्ट लेक्चर है जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लें या अपने पास लिख लें तो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे और उसका कंपैरिजन देखेंगे। चार्ट आपके सामने बना हुआ है, टेबल 1956 का, 1962 का और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन था, उसकी 234 आर्टिकल्स थे, 13 पार्ट्स थे और 6 स्केड्यूल्स थे। ठीक है, 1962 का भी रिटन था, 250 आर्टिकल्स थे, 12 पार्ट्स थे और 5 स्केड्यूल्स थे। और 1973 के 280 आर्टिकल्स और 12 पार्ट्स और 7 स्केड्यूल्स। ठीक है, और बेस ऑफ प्रेम्बल, प्रेम्बल कहते हैं इब्तदाइया, उर्दू में इब्तदाइया, इब्तदाइया। ठीक है, जो कि शुरू में होता है वो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो बेस्ड है ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949। ठीक है, 1949 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो करारदाद मकासद भी जिसे कहते हैं, करारदाद करारदाद मकासद। ठीक है, तो वो इसकी तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है, वो 1956 की भी, 1962 की भी और 1973 की भी। ठीक है, उसी की बुनियाद पे मतलब इसका मतलब ये है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बनेगा। इक़्तिदार आला अल्लाह ताला की ज़ात को हासिल है। मुस्लिम आपका जो मुल्क का सरबराह होगा वो मुसलमान होगा। मतलब इन तमाम चीज़ों की नफ़ी नहीं की जा सकती इन तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर नेम ऑफ़ द कंट्री, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पाकिस्तान का नाम था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। अब डेमोक्रेटिक का मतलब अब लफ्ज़ यहाँ पे देखें, ये अयूब खान का दौर था, अयूब खान का। ठीक है, अयूब खान का दौर था, चूँकि वो तो एक डिक्टेटर थे और डिक्टेटर के दौर में आप देखें डेमोक्रेटिक का वर्ड यूज़ किया हुआ, विच इज़ आयरॉनिकल। और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नाम दोबारा 56 और 73 में सेम नाम रखा गया। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है जी, हाँ जी, ये फेडरल है, इसमें आपके सूबे भी हैं, प्रोविंसेस और फेडरल गवर्नमेंट भी है। ठीक है, तीनों फेडरल स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, फिर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1956 में थी, जिसमें आपके पार्लियामान होता है सबसे बड़ा ताकतवर इदारा। और 1962 के मुताबिक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि अयूब खान का दौर था, ही वाज अ प्रेसिडेंट और वो तमाम पावर अपने हाथ में रखना चाहते थे, जिसकी वजह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म होगी। और 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोबारा से पार्लियामेंट्री है, जो कि आज तक चल रहा है। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं जी, नेचर ऑफ लेजिस्लेचर। नेचर ऑफ लेजिस्लेचर क्या है। कैमरल है 1956 के मुताबिक, मींस आपका जस्ट नेशनल असम्बली। ठीक है, जो कि आपके मुकन्ना में सिर्फ नेशनल असम्बली है। 1962 में भी नेशनल असम्बली ही है, सिर्फ एक ही हाउस था। ठीक है, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आपके 2 हाउसेस हैं, बाई कैमरल हो गए। बाई मीन्स 2, नेशनल असम्बली एंड सेनेट, इसे आप लोअर हाउस और अपर हाउस भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपके वज़रा भी बैठते हैं और आपके नुमाइंदे बैठते हैं। ठीक है जी, बाई कैमरल हो गया। 50 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए। ठीक है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में शुरू में तो नहीं थे, लेकिन वो बाद में अमेंडमेंट के थ्रू उसमें भी फंडामेंटल राइट्स डाल दिए गए थे और 73 में तो मौजूद हैं ही। नंबर 8 जी, इस्लामिक प्रोविजंस, इसमें क्या है। नो लॉ अगेंस्ट लॉ, नो लॉ अगेंस्ट लॉ एंड नो लॉ अगेंस्ट लॉ, तीनों
जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, आईन पाकिस्तान हैं, उनमें इस्लाम के अगेंस्ट कोई ला नहीं बन सकता, क्योंकि हमने पीछे देखा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो प्रेम्बल है, ठीक है, वो इब्तदाइया है, उसी की बुनियाद पर तमाम कवानीन बाकी बने हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस दी गई हैं जी, कि आप इमरजेंसी प्रोविजंस मीन कि आप इमरजेंसी के हालात में सदर के क्या अख्तियारात हो जाते हैं, आप इमरजेंसी कैसे नाफज कर सकते हैं, सूबे में कैसे नाफज कर सकते हैं, इलेक्शन का क्या तरीक़ाकार है, कोई भी, ये हर एंगल से आप इमरजेंसी की जो प्रोविजंस हैं वो अलग डेफिनेशन हो जाती है उसकी, ठीक है। नंबर 10, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ तो है तीनों में, अमल हो ना हो, लेकिन 1956 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, नो बडी अबव लॉ, और तीनों में यही सूरत हाल है, इक्वलिटी है, ठीक है। नंबर 11, जुडिशल रिव्यू। जुडिशल रिव्यू एग्जिस्ट करता है कि अगर कोई लॉ ऐसा या कोई समरी ऐसी पास हो जाए, ऐसा कानून बनाने की कोशिश की जाए जो कि आइन की बुनियादी जो शिकें हैं उससे मुतसादिम हो या उसके अगेंस्ट हो, तो वो कोर्ट में चैलेंज की जा सकती हैं, ठीक है, या चीफ जस्टिस सो मोटो भी ले सकता है, ठीक है। रिट जुरिस्डिक्शन। Writ jurisdiction was provided to High Court under Article 170 in 1956 और 1962 में भी दिया गया, और 1973 में अंडर आर्टिकल 199, ठीक है, कि आप रिट या पटिशन दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में टू चैलेंज एनी हैपनिंग इन द कंट्री, ठीक है। मोड ऑफ इलेक्शंस क्या हैं जी? मोड ऑफ इलेक्शंस 1956 के मुताबिक तो डायरेक्ट मोड ऑफ इलेक्शंस थे, आप वोट जो देंगे वो लोग आपके नुमाइंदे आगे जाकर बैठेंगे असम्बली में, और वही आपका प्रेसिडेंट या पीएम इलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो 1962 में बीडी सिस्टम मीन बेसिक डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसीज, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कराई गई थी। ये ज़िली सतह, तहसील सतह पे जो आपके लोकल बॉडीज सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर थी, लोकल बॉडीज़, ठीक है, लोकल बॉडीज़ की तरह की स्ट्रक्चर थी, जिसमें आपके नुमाइंदे, ये नाज़म वगैरह जो होते हैं, काउंसलर वगैरह, ये थे जो कि आगे फर्दर इलेक्ट करते थे आपके नुमाइंदगान को नेशनल असम्बली के, या आपके हुक्मरानों को, सीएम और पीएम टाइप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तो वन यूनिट सिस्टम था, सीएम वाली बात तो थी नहीं, पीएम तो पीएम भी नहीं था, वो प्रेसिडेंट ही था। मींस बुनियादी तौर पर आपको ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवा दी जा चुकी थी, लेकिन ऊपर कोई डेमोक्रेटिक सेटअप ऐसा नहीं था। 1973 में डायरेक्ट फॉर नेशनल असम्बली जो है मोड ऑफ इलेक्शन, नेशनल असम्बली के आप जो नुमाइंदे हैं, नेशनल प्रोविंशियल असम्बली के अपने एमएनएज और एमपीएस, ठीक है, ये आप खुद इलेक्ट करते हैं, लेकिन सेनेट के जो नुमाइंदगान होते हैं उनको आप इलेक्ट नहीं करते, वो आपके एमएनएज और एमपीएस उनको सेनेटर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्ट है, कुछ इनडायरेक्ट है, ठीक है, मोड ऑफ इलेक्शन 1973 के मुताबिक। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिंगल सिटीजनशिप। हाँ जी, सिंगल है तीनों में। सिंगल सिटीजनशिप का जिन लोगों को नहीं पता, तो उसका मतलब ये है कि आप जैसे अमेरिका में एक सिटीज़न अगर फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी का या शिकागो का, किसी और भी रियासत का सिटीज़न है, तो ही इज़ सिटीज़न ऑफ द डेट वेरी स्टेट एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। वो अमेरिका का सिटीज़न भी है और उस पर्टिकुलर स्टेट का सिटीज़न भी है, ठीक है। मिसिसिपी ले लें, कोई भी रियासत ले लें, जॉर्जिया ले लें, वो वहाँ का जो शहरी है वो वहाँ का उस रियासत का शहरी भी है और साथ साथ अमेरिका का शहरी भी है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप गिलगित से लेकर आप ग्वादर तक किसी भी एरिया में पैदा हो तो आप पाकिस्तानी ही कहलाएंगे, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज का सवाल जी, 1956 में उर्दू एंड बंगाली को नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था। 62 में भी उर्दू और बंगाली को ही नेशनल लैंग्वेज करार दिया गया था, क्योंकि उस टाइम बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल थी और एक लड़ाई चल रही थी, ठीक है, कि सेपरेटिस्ट बुनियादें थी, बांग्लादेश की अलग होने की बात चल रही थी। लेकिन 1973 में चूँकि बांग्लादेश अलग रियासत बन चुका था, तो उसके बाद इस आइन में सिर्फ उर्दू को ही नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया। फिर रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी।
1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पार्टली रिजिड था और पार्टली फ्लेक्सिबल था। रिजिड या फ्लेक्सिबल मींस आप उसे अमेंड कैसे कर सकते हैं, इजीली अमेंडेबल है, इजीली अमेंडेबल है या नहीं, ठीक है। सॉरी फॉर माई थ्रोट। 1962 का जो था वो रिजिड था, उसे अमेंड करना काफ़ी टफ था क्योंकि वो बीडी सिस्टम वॉज डेट वेरी थिंग्स। और 1973 में ये जो है वेरी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसीजर और रिजिड है। आपने अगर कोई अमेंडमेंट करनी है तो उसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नेशनल असम्बली में भी और सेनेट में भी। उसके अलावा 2/3 मेजॉरिटी सेनेट में भी। और अगर कोई सूबे से मतलब किसी प्रोविंस के मतलब वो अमेंडमेंट है तो उस पर्टिकुलर प्रोविंस से भी 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। फिर आपको एट द एंड प्रेसिडेंट का असेंट भी चाहिए उस पर, ठीक है, प्रेसिडेंट भी उस पर साइन करेगा। फॉर एग्जांपल फाटा मर्जर है, 25th अमेंडमेंट। 25th अमेंडमेंट आपको बता देता हूँ, अमेंडमेंट फाटा मर्जर, ठीक है। फाटा मर्जर अब चूँकि ये अगर पाकिस्तान का इलाका है तो ये केपी में इस जगह पर फाटा का इलाका था, एक्स फाटा। तो एक्स फाटा का जो इलाका था वो केपी में मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में। तो 25th अमेंडमेंट पास की गई सेनेट ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल असम्बली से, लेकिन वो साथ साथ केपी की जो प्रोविंशियल असम्बली है उससे भी पास की गई करारदाद। वो आइन या वो जो बिल था 2/3 मेजॉरिटी के साथ। एट द एंड वो जो है उस टाइम के जो प्रेसिडेंट ममनून हुसैन थे उन्होंने साइन किया, तब वो आइन बना, ठीक हो गया। तो 2/3 मेजॉरिटी मींस आपकी एक वाज़ेह अक्सरियत है और उसके लिए इतने लोगों को राज़ी करना और सबकी मर्ज़ी होना किसी इशू पर बहुत मुश्किल है, ठीक है। और लास्ट है जी इंस्टीट्यूशन ऑफ रेफरेंडम। 1956 में रेफरेंडम का किसी नेशनल इशू पे कोई ऐसा इदारा या ऐसा सिस्टम कोई एग्जिस्ट नहीं करता था। 62 में प्रोवाइड कर दिया गया था और सेम इंस्टीट्यूशन इज़ एग्जिस्टिंग नाउअडे। आप किसी भी नेशनल इशू पर जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है या सरबराह ममलिकत है वो रेफरेंडम की कॉल कर सकता है। जैसे जनरल मुशर्रफ ने अपने टेन्योर में रेफरेंडम की कॉल की थी, डेट वाज अ सॉर्ट ऑफ इलेक्शन, बट आप कॉल कर सकते हैं किसी नेशनल इशू पे, ठीक है जी। तो ये हमारा कंपैरिजन था जिसमें आपको बहुत ब्रीफली 1956, 73 और 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बताया गया। एक इसमें आप इसको एक इस तरह देख लें कि आपको सेलियन फीचर्स भी आ गए, ठीक है, सेलियन फीचर्स भी आ गए और साथ साथ कंपैरिजन भी आ गए, ठीक है। तो जो लोग स्टडी कर रहे हैं और लोगों को पता है इसकी वैल्यू क्या है कि कितना एक शॉर्टकट आपको एक नोट्स ब्रीफ मिल चुके हैं जो कि आपको किसी भी जगह पर या बल्कि जगह जगह पर काम आ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।